नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ फूड सप्लाई। एग्रीकल्चर इज द ओनली मेजर सोर्स ऑफ फूड सप्लाई एज इट इज़ प्रोवाइडिंग फूड टू अ ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आ कंट्री। हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको फूड सप्लाई करने का काम कौन करता है बेटा? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट हैज़ बीन द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल to various important industries of our country, for example cotton and jute, textile, sugar etc. अब जैसे हम जानते हैं ये क्या करता है, एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? रॉ मटेरियल। किसको सप्लाई करता है? इंडस्ट्रीज़ को। हमने पहले भी एक टॉपिक पढ़ा है, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से क्या मिलता है? मशीन्स वगैरह या जो भी उसके काम की चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है, वो सब। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी मदद मिल रही है। अगर सपोज शुगर मिल्स को शुगर ना मिले तो शुगर का प्रोडक्शन नहीं होगा, वो इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको वेजेस नहीं मिल पाएंगे या फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल इम्पोर्टेंस और सोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। कमर्शियल इम्पोर्टेंस मतलब फॉर जो हमारा एग्रीकल्चर है, कमर्शियल मतलब जानते हैं ना, ट्रेड जैसे मतलब एक तरह व्यापार करना, सामान इधर उधर भेजना, उसको ट्रेड कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड में या फिर कमर्शियल पर्पस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मतलब देश के अंदर अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करना, और एक्सटर्नल मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना। तो एग्रीकल्चर दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर, स्पाइसेस, ये सारे मेन आइटम्स होते हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स, अब हमारे जो इतनी सारी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, इतनी इम्पोर्टेंस है, अब उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के लिए परमानेंट साधन नहीं है। हम आर्टिफिशियल जो हमारे पास होने चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज़, वो यहाँ पर क्या थी? एग्रीकल्चर में ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी। हम किस पर डिपेंड करते थे? फार्मर्स जो थे वो रेनफॉल पर डिपेंड करते थे। ठीक है, और जो कि ना तो रेगुलर थी। अब रेगुलर रेनफॉल थोड़ा ना ही जब हम बुलाएंगे तब रेनफॉल होगी, ऐसा तो नहीं है। तो आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। जैसे आपके ट्यूबवेल्स होते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जो साइज़ था लैंड होल्डिंग का, जो हर एक किसान के पास साइज़ था वो छोटा था। छोटा इट मीन्स, और वो कैसा था? फ्रेगमेंटेड था। मतलब एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा कुछ दूर लैंड का, कुछ लैंड हमारी और दूर है, कुछ लैंड मतलब फैली हुई थी। और टुकड़ों में हमारे मतलब हमारे लैंड के बीच में और हमारे अदर पार्ट ऑफ लैंड के बीच में औरों की ज़मीनें भी आ जाती थी। इसके क्या कारण थे? एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, दूसरा जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे टूट रहे थे, जॉइंट फैमिलीज अलग अलग हो रही थी, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही थी। तो क्या था? ऐसी लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही थी। क्लियर? तो फिर क्या करते थे? कोई किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने रख ली। तो इस तरीके से जो लैंड के जो पीसेस थे छोटे, और आपके जो फ्रेगमेंटेड पीसेस थे। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन की कमी थी। इट मीन्स कमर्शलाइजेशन मतलब कि व्यापार नहीं करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस करते थे। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि उन फार्मर्स के पास इतने ज़्यादा लैंड रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, बेचने के लिए भी प्रोड्यूस कर सके। लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी मतलब उपजाऊ क्षमता बहुत कम थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इनफर्टिलाइज सॉइल थी, या फिर हम ये भी कह सकते थे लो प्रोडक्टिविटी का, कि हमारी जो लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी, ये भी कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा ज़मीन जब हमारा बंटवारा हुआ, जो फर्टाइल लैंड थी आधे से ज़्यादा वो हमारी पाकिस्तान में चली गई थी। इस वजह से प्रोडक्शन कम थी। और जो हमारे पास लैंड थी उस पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले क्या किया था? इंडिको, अफीम, इनकी खेती कराई थी कमर्शलाइजेशन के लिए, जिससे कि हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा
ख़राब हो चुकी थी, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं थी। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल आउटलुक। इट मीन्स कि क्योंकि इनोवेटिव टेक्निक्स नहीं थी, इनोवेशन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, बैकवर्ड था हमारा एग्रीकल्चर, हम किस पर, ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड कर रहे थे, मॉडर्न मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम उस टाइम मैन्योर यूज़ करते थे, जो हम वेस्ट मटेरियल से बनाते थे मैन्योर, उसको यूज़ करते थे, हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि मोस्ट जो ज़्यादा पॉपुलेशन था फार्मर्स के, जो ज़्यादा नंबर्स थे पीपल के, वो आपके थे स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा थे, लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स वो कम थे। ठीक है, लार्ज फार्मर्स तो बहुत कम थे। तो मोस्टली क्या है, स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड है, स्मॉल लैंड पे वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना कि वो सेल्फ कंज्यूम कर सके। बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, बेचते नहीं हैं, तो इट मीन्स उनके पास कोई अर्निंग भी नहीं थी, कोई भी उनके पास एक तरीके से सेविंग्स नहीं है। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंडेंट थे, वो बड़े बड़े किसानों पर या मनी लैंडर्स पर या ट्रेडर्स से पैसे लेकर के अपनी अगली फसल को उगाते थे। लेकिन जो मनी लैंडर्स थे तो फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी थी, बल्कि लार्ज जो फार्मर्स थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, उनको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका क्या था, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन इतना हो जाता था उनका कि खुद कुछ अपनी फैमिली के लिए रख लिया और बाकी सेल कर दिया, जो सेल करके पैसे मिले उससे अपनी सेविंग से नेक्स्ट क्रॉप के लिए लगा दिया पैसे को। लेकिन ऐसा स्मॉल फार्मर्स नहीं कर सकते थे, तो फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी थी। अब इन सब को सुधार के लिए, इतनी प्रॉब्लम्स थी, इनके सुधार के लिए सबसे मेन सॉल्यूशन था कि कुछ रिफॉर्म्स किए जाएँ, एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, उनको बोला हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा, जो हम रिफॉर्म्स करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। जैसे आपका टेक्निकल रिफॉर्म है, जनरल रिफॉर्म है और लैंड रिफॉर्म है। आपने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह पहले पढ़े भी हैं, आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में भी आपने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े हैं। क्लियर। अब हम जानते हैं ये कौन कौन से रिफॉर्म है। फर्स्ट है आपका टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म कैसे किया गया कि पहले हम किस पर डिपेंड थे, हम थे आपके ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड। अब हमें क्या लाना है, मॉडर्निटी लानी है, हमें मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने चाहिए फार्मिंग में। तो मॉडर्न मेथड मतलब हमने क्या, टेक्निकल रिफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म जो लाए हम, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। जैसे हम HYV सीड्स यूज़ करेंगे, हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स। ठीक है, जिसके कारण हमने पढ़ा है ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन भी होता हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होगी, अच्छे से प्रैक्टिसेस की जाएंगी, अच्छे से सबको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स या फिर किस तरीके से हम क्रॉपिंग सिस्टम को अपना बना सकते हैं। और मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, हम नए नए मैथड्स का, नई नई टेक्नोलॉजी का और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम हार्वेस्टर्स लाएंगे, हम वीट को काटने के लिए मशीन आ रही हैं, हम ट्रैक्टर्स का तो यूज़ करते ही हैं, और भी नई नई मशीनें आ रही हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निकल रिफॉर्म थे। नेक्स्ट है आपके लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब फर्स्ट आपका लैंड रिफॉर्म, जो लैंड को लेकर के, लैंड के साइज़ को लेकर के, लैंड पे किसका अधिकार हो, उसको लेकर के जो भी रिफॉर्म मतलब कुछ चेंजेस जो भी किए गए, उनको बोला हमने लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट हमारा लैंड रिफॉर्म क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। हमारा ये जो बीच के जो वो होते थे ना इंटरमीडिएटरीज, जो रोल प्ले करते थे, ज़मींदार्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, कि जो किसान होगा पहले इनको ही अपना वो देना पड़ेगा जो भी क्रॉप किया है, तो ये सब का एबोलिशन किया गया, ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट फिक्स कर दिया कि जो भी फार्मर प्रोड्यूस करेगा उसका 1/3 देगा, वो फिक्स कर दिया गया। वो नहीं था कि 1/3 से ज़्यादा या कम, नहीं, फिक्स कर दिया 1/3। हाँ, आपका क्या होगा, पोर्शन आपसे लिया जाएगा एज अ टैक्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जो थी, जो हमारी फ्रेगमेंटेड थी, हमने पढ़ा है ना कि हमारी जो लैंड होल्डिंग्स थी फ्रेगमेंटेड थी, मतलब जो ज़मीन के टुकड़े थे वो एक साथ ना हो करके फैले हुए थे। ठीक है, एक से दूर दूर हमारे थे। तो इसमें क्या था बेटा, हमने क्या किया, कंसोलिडेशन, लैंड को दोबारा से क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया। इट मीन्स कि टुकड़ों को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे, एक ज़मीन का एक टुकड़ा एक जगह करके हर एक किसान को दिया गया। ठीक है, कंसोलिडेशन किया गया, उसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, दोबारा से बांटा गया लैंड को। ठीक है, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग, दोबारा से जब बांटा तो क्या किया गया, जब एक व्यक्ति को, एक फार्मर को उसकी लैंड होल्डिंग दी गई तो उसकी चारों तरफ से
क्या कर दिया गया, सीलिंग कर दिया गया कि इसके बाहर आपकी कोई भी लैंड नहीं है, सिर्फ आपकी जो लैंड है वो इसी एरिया के अंदर अंदर है। क्लियर, इस बाउंड्री के अंदर अंदर है। तो इस तरीके से लैंड सीलिंग भी की गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग, साथ ही ये भी कहा गया कि आप कोऑपरेट करके भी फार्मिंग कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म कैसे थे कि जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने में जो हमने रिफॉर्म, हमारी सरकार ने कुछ चेंजेस लाए थे। जैसे फर्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। जो इरिगेशन फैसिलिटी थी सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल्स वगैरह बनवाए, ठीक है, बोरिंग वगैरह करवाया किसानों का, समझ आया। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड की गई। क्रेडिट प्रोविज़न की फैसिलिटीज़ दी गई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ खोली गई। बैंक्स वगैरह को काम दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करना है ताकि उन्हें किसी से, वैसे किसी ज़मींदार या मनी लेंडर से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। करीबन, हमने पहले भी बात की है, करीबन 60% वो पूरे साल का दे रहे थे, जहाँ पर बैंक में सिर्फ उनको 6% देना था। क्लियर। तो इस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड की, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई। रेगुलेटेड मार्केट की मार्केट बनाएंगे उनके लिए, उनको किसी भी लैंड ओनर, कोई ऐसा ना हो कि कोई लैंड ओनर या कोई ज़मींदार वगैरह उनसे ज़बरन उनकी फसल को ले ले और अपने कम प्राइस पर ले ले और ज़्यादा प्राइस पर, मुनाफे पर उसको बेच दे, ऐसा नहीं हो। उनको पर्टिकुलर, उनको वेयर हाउस फैसिलिटी भी दी गई कि आपकी जो फसल हुई है उसको आप यहाँ पर संभाल के रखिए और जब भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस लगे आप उसको बेच दीजिए। पूरा रेगुलेटेड मार्केट उनको दिया गया। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, और साथ ही प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी दी गई कि आपकी जो भी फसल होगी उसका मिनिमम, सरकार कहती है कि इतना प्राइस हम उसका मिनिमम आपको देंगे। तो ये आपके जो ये रिफॉर्म्स हैं, आप इनको एक्सपेंड करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।